प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समीक्षा पर बात करने वाले हैं और समीक्षा में भी पाश्चात्य समीक्षा पर बात करने वाले हैं। पाश्चात्य समीक्षा पर अभी तक बात नहीं हुई थी हमने समीक्षा पर बात की थी, लेकिन पूर्वी समीक्षकों के संदर्भ में साहित्य के इतिहास में जब हम आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे थे तो आधुनिक काल की विविध विधाओं में समीक्षा का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसी के विषय में हमने कुछ चर्चा की थी। लेकिन विद्यार्थियों के विशेष आग्रह पर आज मैं पाश्चात्य समीक्षा पर बात करूंगी। पाश्चात्य दर्शन क्या है, पाश्चात्य समीक्षकों की क्या स्थिति रही, उनके चिंतन की परंपरा कैसी रही, कौन कौन से समीक्षक आए, किनको किनको हमने अपने सिलेबस में रखा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और ख़ास तौर से यूनानी सभ्यता और संस्कृति में दार्शनिक बदलाव कैसे हुए, किस प्रकार इनकी परंपरा चली, इसकी चर्चा विशेष तौर से करना आवश्यक है और उसकी पृष्ठभूमि भी जानना आवश्यक है। तो आपने कहा कि मैं पाश्चात्य समीक्षा की पृष्ठभूमि बताऊं और साथ ही आज प्लेटो की चर्चा भी मैं करना चाहूँगी, क्योंकि सर्वप्रथम आपके सिलेबस में प्लेटो हैं और प्लेटो को पढ़ना, अगर पाश्चात्य समीक्षा पढ़ रहे हैं तो प्लेटो को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम उस पृष्ठभूमि में जाते हैं कि जिस प्रकार भारतीय चिंतन परंपरा का या फिर कहें पूर्वी चिंतन परंपरा का केंद्र बिंदु भारतवर्ष रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण पाश्चात्य चिंतन परंपरा का केंद्र बिंदु यूनान रहा है। यूनान यानी ग्रीस, जहाँ आप सब जानते हैं एथेंस की चिंतन परंपरा बहुत पुरानी रही। वहाँ पर उसी प्रकार जिस प्रकार भारतवर्ष में सारी भाषाओं, सारी संस्कृतियों का केंद्र भारत रहा पूर्व में, उसी प्रकार पश्चिम में संपूर्ण संस्कृति, भाषा, इतिहास का केंद्र यूनान रहा। यूनान से ही सारी चीज़ें चली। तो यूनान के बारे में जानना तो बहुत आवश्यक है और यूनान बहुत खूबसूरत देश है। यह एक द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप। इसीलिए इन द्वीपों के बीच में जो रास्ते हुआ करते थे, पहले पहाड़ हुआ करते थे और जाना दुरूह हुआ करता था, इसलिए सब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और इन राज्यों की शासन सब अलग अलग शासन करते, जिस प्रकार भारतवर्ष में। लेकिन वह द्वीपों का समूह है। आज भी वहाँ चले जाओ तो समुद्र के रास्ते से एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाना बड़ा आनंददायी होता है और बहुत खूबसूरत है। हम वहाँ के भूगोल की बात करें तो 3 खंडों में बटा हुआ हम देखते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तर में मकदूनिया है। मकदूनिया क्यों प्रसिद्ध है आप सब जानते हैं। मकदूनिया से सिकंदर आया था। सिकंदर जो विश्व विजेता था, उसने भारतवर्ष में आकर अपनी यात्रा खत्म कर दी थी। उसे पता लग गया था कि यह जो जीत की आकांक्षाएं हैं वो उन्हें किस ओर लिए चली जा रही हैं। तो सिकंदर की यात्रा भारतवर्ष में आकर समाप्त हुई थी और बीच में जो मध्य देश है इनका, वह है अत्तिका। अत्तिका ही बुद्धिजीवियों का केंद्र रहा है। अत्तिका की राजधानी है एथेंस। और उधर दक्षिण चले जाएं तो दक्षिण में लुकोनिया है। लुकोनिया की राजधानी है स्पार्टा। स्पार्टा में शारीरिक बल पर ध्यान दिया जाता है, व्यायाम पर ध्यान दिया जाता है, शौर्य पर ध्यान दिया जाता है, वीरता पर ध्यान दिया जाता है। ये लोग, स्पार्टा के लोग, शरीर विन्यास पर ज़्यादा ध्यान देते थे और वीरता की बदौलत शासन करना चाहते थे। तो इन तीनों की चिंतन परंपरा अलग ढंग की थी। लेकिन हमारे लिए हमारा केंद्र एथेंस है। एथेंस ही संपूर्ण बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा, संपूर्ण चिंतन परंपरा का केंद्र रहा और उसी एथेंस को किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ा, इसकी चर्चा हमें अपने समीक्षा शास्त्र में करना है। एथेंस में जिस प्रकार हम प्लेटो पर केंद्रित चर्चा करने वाले हैं, तो प्लेटो का जन्म एथेंस में किस परिस्थिति में हुआ था। उस समय जबकि स्पार्टा अपनी वीरता पर मुग्ध था और एथेंस अपनी बुद्धिमानी पर, लेकिन स्पार्टा ने एथेंस पर हमला कर दिया था। जब एथेंस पर हमला होता है तो ये सारे के सारे कलाकार, चिंतक, दार्शनिक
बुद्धिजीवी लोग, ये लोग शारीरिक सौष्ठव को ध्यान देते ही नहीं थे, तो वीरता की कमी थी। लेकिन फिर भी ये लड़ते रहे तो 27 साल तक यह युद्ध चला। 27 साल तक इन्होंने लोहा लिया, लेकिन 27 साल के बाद इन्हें शस्त्र डालना पड़ा और इनकी हार हो जाती है। एथेंस स्पार्टा से हार जाता है और एथेंस के अंदर इस बात का मलाल होता है कि उसने अपने शारीरिक बल पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसे आज हार का मुख देखना पड़ा। ऐसे में जब एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई चल रही थी, उसके 4 वर्ष लड़ाई के चल जाने के बाद प्लेटो का जन्म होता है। अब प्लेटो कैसी परिस्थिति में जन्म लेता है? वह युद्ध की विभीषिका में जन्म लेता है। उसने चारों तरफ त्राहिमाम देखा, उसने बुद्धिजीवियों की हार देखी, उसने तकलीफ़ें देखी, पीड़ा देखी, दार्शनिकों की व्यथा देखी, और ऐसे में उनका कैसा विकास, उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा, यह सब उनकी समीक्षा पद्धति में हम देख सकते हैं। प्लेटो किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो वह उसी में बड़ा होता है। वह जब 24 साल का 25 साल का होता है तब जाके यह युद्ध समाप्त होता है, और वैसे में उसके युवावस्था में संपूर्ण देश की हार होती है, और तब उसके अंदर यह बात प्रगाढ़ हो जाती है कि हम हारे क्यों। हाँ, वह उस पर चिंतन करता है कि हम हारे क्यों, और जो बालक जन्म लेता है युद्ध में और बड़ा होता है तो वह हार जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह कारण ढूंढता है, तो उसे लगता है कि हमने शारीरिक सौष्ठव पर ध्यान नहीं दिया, शारीरिक बल पर ध्यान नहीं दिया, वीरता और शौर्य पर काम नहीं किया, इसीलिए हमारी हार हो गई। यह चीज़ें उसके चिंतन में दिखाई देता है, उसके सिद्धांतों में दिखाई देता है। वह जब बड़ा हो रहा था तो उसने एथेंस की सड़कों पर सुकरात को घूमते देखा था। सुकरात एक ऐसा व्यक्तित्व जो क्रांतिकारी है, वह संपूर्ण क्रांतिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पीछे युवकों का हुजूम चलता है, युवकों की टोली चलती है, और वह अपनी बातें रखता चलता है। उसके लिए कोई क्लासरूम नहीं है, कोई पठन पाठन की औपचारिक व्यवस्था नहीं है। वह किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, कहीं भी महफिल जमा लेता है और प्रश्नोत्तर में अपनी बातें रखता है। युवजन प्रश्नोत्तर करते हैं और वह जवाब देता है। उसके जवाब सामान्य नहीं होते, असामान्य होते हैं। वह बिल्कुल यथार्थवादी बात करता है और सबके उन्नयन की बात करता है। वह कहीं भी रुकता नहीं, उसमें एक अजब फोर्स है, उसमें एक अजब रफ्तार है। आप कल्पना कीजिए अपने यहाँ का कबीर किस प्रकार आगे बढ़ता जाता है, किस प्रकार फ़कीरी में होता है। तो मुझे बराबर ही सुकरात को पढ़ूं तो कबीर याद आ जाते हैं। तो सुकरात का यही व्यक्तित्व था, और तभी इतने सारे शिष्य थे उनके। संपूर्ण एथेंस के युवजन उस वक्त उनके शिष्य थे, और बुजुर्ग भी जिनमें युवक वाली चेतना थी वो भी उनके शिष्य थे। और ऐसे में वह सारे लोगों को संबोधित करता और सबके मन का हीरो था, वह सबको प्रिय था, और सुकरात एक बहुत बड़ा गुरु साबित होता है उस समय में। और ऐसे में जब एथेंस हार जाता है स्पार्टा से, और तब एक लोगों की एक अलग व्यवस्था होती है, एक अलग मानसिकता होती है, और सुकरात को ये पुरानी पीढ़ी के लोग अपना दुश्मन मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि यह नई पीढ़ी को बहका रहा है, भटका रहा है उन्हें, क्योंकि सुकरात साफ शब्दों में कहता था कि चाहे वह माता पिता हो, गुरुजन हो या कोई भी हो, आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं है, वो आपके भगवान नहीं हैं। आपको रास्ता दिखा सकते हैं, अगर आपको मान्य है तो ही मानो, अगर आपको नहीं मान्य है आप अपने रास्ते बनाओ। वह साफ शब्दों में इन परंपराओं का विरोध करता है कि हम आंख बंद करके किसी का अनुसरण करें। ये बातें उस पीढ़ी के लोगों को पसंद नहीं आती, और सुकरात को अंदर ही अंदर दुश्मन मान बैठते हैं। जब स्पार्टा हमारे देश में एथेंस में प्रवेश कर जाता है तो सब कोई मिलके एक 500 जजों की बैठक करते हैं, और उन 500 जजों में 60% लोगों का यह निर्णय होता है कि सुकरात को सजा दी जाए और उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। अब जब बहुमत मृत्युदंड की ओर कहता है तो
अंत में सुकरात को मृत्युदंड मिलती है। और मृत्युदंड भी ऐसा कि उसे बीच शहर में विषपान करना पड़ता है। और वह जब विषपान कर रहा होता है तो भी मस्त मौला होता है, वह बोलता ही जाता है। युवजन घेरे होते हैं, वह बोलता बोलता विषपान करता है। और ऐसे उस महान गुरु का समापन होता है। लेकिन उसका गुरुत्व नहीं मरता, उसका गुरुत्व प्लेटो में आकर जीवित हो जाता है। प्लेटो ने जो अपना गणराज्य लिखा, उसकी पुस्तक रिपब्लिक, उसमें आप देखें तो वह गुरु शिष्य संवाद ही है। संपूर्ण पुस्तक गुरु शिष्य संवाद ही है। शिष्य प्रश्न करता है और गुरु जवाब देता है, और वह गुरु स्वयं सुकरात होता है। प्लेटो के गणराज्य में सुकरात सदैव उपस्थित है और प्लेटो कहीं नज़र नहीं आते। प्लेटो अपने आप को गुरु मानकर नहीं चलते, प्लेटो की जगह सुकरात ही बैठते हैं और जवाब देते चलते हैं। तो इस पुस्तक में सुकरात सदैव जीवित हैं। इस पुस्तक में प्लेटो क्या कहता है, रिपब्लिक में, अपने गणराज्य में प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो ने, जो मैंने पहले भी कहा कि जिस परिस्थितियों को उसने भुगता था, उसके सिद्धांत में वो बातें आड़े आती हैं और उनकी मानसिकता बन जाती है कि ये कलाकार, ये बुद्धिजीवी, यह आगे बढ़ने वाले लोग नहीं हैं। ये अपनी भावना में ही रमे रहते हैं, ये अपनी रुदन में ही मस्त रहते हैं। इन्हें आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। तो वह एक आदर्श गणराज्य की कल्पना करता है और उस गणराज्य में कलाकारों की एंट्री बंद करता है। वह कलाकारों की एंट्री, जो स्वयं एक कलाकार के हृदय का है, वह भावना प्रधान व्यक्ति है। वह कविताएं शुरुआत में किया करता था, लेकिन उसके अंदर ऐसी बात जम गई कि हमारी हार हुई थी तो कलाकारों की वजह से, क्योंकि हमने शौर्य पर या अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान नहीं दिया था, तो उन्हें लगता है कि शक्ति में ये भावनाएं बाधक होती हैं। इसीलिए इन्होंने कला को अपने गणराज्य में त्याज्य माना। और कलाएं कैसी त्याज्य हैं? तो सारी कलाएं त्याज्य नहीं थी। वो कलाएं जो दर्द की ओर, पीड़ा की ओर, रुदन की ओर ले जाए, जो हमारे पांव बांधे, वो ही कला त्याज्य थी। वो संगीत को त्याज्य नहीं मानते। वह संगीत दरअसल प्लेटो दो चीज़ों को हर अपने गणराज्य में महत्वपूर्ण मानते हैं। वह है मानसिक और शारीरिक मजबूती, शक्ति। और मानसिक शक्ति के लिए संगीत सुनना या भावनात्मक शक्ति के लिए संगीत सुनना वह अनिवार्य मानते हैं। और उसी प्रकार शारीरिक बल के लिए वह व्यायाम को अनिवार्य मानते हैं। तो प्लेटो के गणराज्य में संगीत भी है तो शारीरिक व्यायाम भी है, हमें शरीर पर भी बल देना है। और इस रूप में वो उनका गणराज्य पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में एक बहुत प्रबल हस्ताक्षर है, जिसमें परिस्थिति सापेक्ष बातें हैं। बाद में उनकी बातें कटती भी हैं। उन्हीं के शिष्य अरस्तु जिस अनुकरण का वह विरोध किया करते थे, उसी अनुकरण का वो समर्थन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और अनुकरण के बाद जो रुदन है, उसके विरेचन की बात अरस्तु करता है। अपने ही गुरु की के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है। काटना नहीं कह सकते उसको, वह आगे बढ़ाता है और वह कहता है कि यह त्याज्य नहीं है, लेकिन हमारे आंसुओं का विरेचन होना चाहिए। और इसके वह सिद्धांत देता है, उनके अनुकरण के सिद्धांत और विरेचन के सिद्धांत। आगे के वर्गों में हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी प्लेटो पढ़ रहे हैं, बाद में हम अरस्तु भी पढ़ेंगे, लॉन्जाइनस भी पढ़ेंगे। जो भी हमारे समीक्षक आपके सिलेबस में है वो सब पढ़ेंगे। लेकिन इस समय हम प्लेटो के गणराज्य की चर्चा होती है। प्लेटो प्रत्ययवाद की बात करता है, आदर्शवाद की बात करता है। और यह आदर्श, उसका जो आदर्श है वो उसका अपना है, उसका भोगा हुआ है, भोगे हुए सत्य पर आधारित है। बाद में आकर बहुत सारी चीज़ें कटती हैं, लेकिन समय सापेक्ष तो सिद्धांत होते ही हैं। तो इसी रूप में अभी मैं यह वाचन यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो की सीमा होती है। तो फिर हम अपने वर्ग में इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अन्य समीक्षकों पर, सिद्धांतों पर चर्चा होगी और आदर्श गणराज्य की विशेष चर्चा होगी। अभी का वर्ग यही समाप्त करती हूँ।